नमल। हारून और अब्दार के जाने के बाद वो दोनों मेज़ से इस इरादे से उठे थे कि अब होटल से बाहर निकलेंगे, मगर बाहर जाने की बजाय लॉन में चले आए और कदम खुद ब खुद पोल के करीब इकट्ठे होते गए। नुसरत का फ़ोन आया तो फारिस ने कह दिया कि वो देर से वापस आएंगे। तुम वापस नहीं जाना चाहते? उसके साथ चलते हुए ज़ुमर ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था, किसी सोच में गुम था। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो? उसे कॉल कर लो, शायद कोई बात रह गई हो जो उसने तुमसे ना पूछी हो, हमदर्दी से मशवरा दिया। फारिस ने सुनहरी आंखें उठाकर उसे देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। वो मासूम सी लड़की है, सादा और मजहबी सी। वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पोल के किनारे वो दोनों आमने सामने आ खड़े हुए थे। ऊपर तारीख रात में चमकता हुआ पूरा चांद पूल के नीले पानी पे झिलमिला रहा था और पानियों की रोशनी ज़ुमर के चेहरे पे पड़ रही थी, जो संजीदा हो गया था। ना वो मासूम है, ना मजहबी। उसका स्कार्फ ईरानी कल्चर का हिस्सा है, या उसको अपने बाल नहीं पसंद। मजहबी स्कार्फ ऐसा नहीं होता। मुझे तो वो एक बिगड़ी बच्ची के सिवा कुछ नहीं लगती। खैर, वो इतनी अहम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। तुम बताओ, घर क्यों नहीं जाना चाहते? सीने पे बाजू लपेटे वो पूछ रही थी। घुंघराले भूरे बाल समेट कर चेहरे के बाएं तरफ डाल रखे थे। वो भूरी लाइंस से मुज़य्यन आंखें सुकेड़ कर उस पर जमा रखी थी। नाक में पड़ी सोने की बाली माहे कामिल की चांदनी में दमक रही थी। मुझे डिप्रेशन होगा ज़ुमर। मेरे लिए पहली रात हमेशा तकलीफ दह होती है। थाने की पहली रात, जेल की पहली रात, दोबारा गिरफ्तारी पे जेल की पहली रात, और अब सर झुकाते जूते की नोक से घास को मसलते वो कह रहा था, वो घर मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था, मुझे बहुत प्यारा था। उसको बेचकर मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या करोगे? जॉब कब ढूंढोगे? वो फिक्रमंद थी। वो बाप बेटी जहन से महव होने लगे। मिल जाएगी जॉब, नहीं तो पैसे हैं मेरे पास, छोटा मोटा कारोबार तो कर ही सकता हूँ। कंधे झटक कर लापरवाही से बोला था। नुसरत भाभी चाहती हैं कि तुम रेस्टोरेंट में उनके साथ शराकतदारी कर लो, या ऊपर वाले पोर्शन में कुछ बनवा लो। उसने इस्तेहसाया सर झटका था। वहाँ सारे रिश्तेदार आते हैं हमारे, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। फारिस, तुम बेगुनाह हो, अदालत ने तुम्हें बरी किया है, तो क्यों भागते हो अपने रिश्तेदारों से? ज़ुमर बीबी, लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि ये आदमी बेगुनाह था या गुनहगार। जेलों में जाने वाले 90% लोग मुजरिम होते हैं, मगर लोग समझते हैं सब मुजरिम हैं। जिन नज़रों से मेरे रिश्तेदार मुझे देखते हैं, मेरे करीब आने पे मेरे बारे में सरगोशियाँ करते हैं, उन पे खून जलाने के लिए मेरे पास न वक्त है न तवानाई। कहते हुए वो आगे बढ़ा और पोल के किनारे बैठ गया। ज़ुमर भी गहरी सांस लेकर साथ आ बैठी। डिनर के दौरान की गई जेल की बातों ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। मैं चाहूँ भी तो तेरे कत्ल के इल्ज़ाम से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। वो संजीदगी से सर झुकाए कह रहा था। मगर मैं होना चाहती हूँ। वो घुटनों पे ठोड़ी टिकाए पूरे चांद को पानी में तैरते देखकर गोया खुद से बोली थी। मैं भी इस बर्फ़ को पिघलाना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तुम्हारे बारे में सोचूं या नहीं? फारिस ने गर्दन फेर कर उसे देखा। वो उदास नजर आ रही थी। तुम्हारा और मेरा एक साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। उस रात जो मैंने उस रेस्टोरेंट में कहा था, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मगर वो सच था। जल्द या बदेर हम अलग हो जाएंगे। मगर ज़ुमर ने इस दफ़ा बुरा नहीं माना। वो नॉर्मल रही। तो फिर कब दे रहे हो तुम मुझे तलाक? पूल में जैसे चांद से कोई चीज़ आन गिरी थी। कुछ चटकने की आवाज़ सी आई। तलाक अलग होने का वाहिद रास्ता नहीं होती। गो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, इज़्ज़त है। मगर मैं एक कर्स्ड आदमी हूँ। मेरे साथ बहुत से मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरी दुश्मनियाँ हैं। मैं बहुत जल्द खुद को तुमसे अलग कर दूँगा, ताकि मेरी कर्ज तुम्हें मज़ीद नुकसान न दे। पहले भी तुम्हारा बहुत नुकसान हो चुका है। वो मेरी किस्मत थी फारिस। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने तस्लीम किया। वो मेरा कसूर था। मैं अपने से जुड़ी किसी औरत की हिफाजत नहीं कर सकता। वो पूल के पानी को देखते हुए यासियत से कह रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली। जब तक हम साथ हैं, हम खुश तो रह सकते हैं, ज़ुमर, एक अच्छे कपल की तरह। और ज़ुमर से कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। जब फारिस का मोबाइल बजने लगा, उसने एक गहरी नज़र मोबाइल को देखा। आपा कॉलिंग। उसने कॉल काट कर फ़ोन ऑफ कर दिया।
हमारी क्रेजी फैमिली हमें खुश नहीं रहने देगी, वो जल कर बोला था। जब बता दिया है कि नहीं आ रहे हम घर, तो बार बार कॉल करके बुलाएंगे कि भिंडी गोश्त बना है, आकर खा लो। वो एकदम ज़ोर से हंसी। दफातन उसका अपना मोबाइल भी थरथराने लगा। जुमर ने हंसी रोककर स्क्रीन फारिस के सामने लहराई। हुनैन कॉलिंग और कॉल काट दी। वो सिलसिला कलाम जोड़ने ही लगा था कि घर की BTCL से कॉल आने लगी। उसे याद था कि नए घर में सुबह ही हना ने फ़ोन की तार वगैरह जोड़ दी थी। वो फिर से कॉल काट कर फारिस की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम क्या कह रहे थे? अनजान बनकर पूछा। बाजू घुटनों की गिर लपेट कर वो बैठी थी और सेल अभी तक हाथ में था। यही कि कल की कल देखेंगे, क्या पता हम कभी अलग ना हों, क्या पता सब ठीक हो जाए। तो फिर बैठे बैठे वो उसकी तरफ घूमा और नरमी से मुस्कुराकर उसका चेहरा दिखा। जुमर यूसुफ खान, क्या तुम फारिस गाजी की बीवी की हैसियत से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहोगी? जुमर ने बेइख्तियार उमड़ कर आती मुस्कुराहट दबाई। पहले मुझे आप कहो। फारिस ने सर को उस बात में खम दिया और ज़रा सा खंगारा। जुमर यूसुफ खान, उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता आहिस्ता से दोहराया, क्या तुम फारिस गाजी की बीवी की हैसियत से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहोगी? और फारिस गाजी को कौन किसी बात के लिए मजबूर कर सकता था? हाँ, सिर्फ वही मजबूर कर देता था। जुमर ने गहरी सांस अंदर को खींची। नंबर 1, मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली कोई बात नहीं भूली। नंबर 2, मैं तुम्हारे चौताने का सुन चुका हूँ। अब तुम फ़ोन एक दफ़ा फिर ज़ों ज़ों करने लगा। गैर शनासा सा नंबर। फारिस की आंखें तनी। मुझे सुनने दो, कोई ज़रूरी कॉल ना हो। उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो। फारिस गौर से उसके तासुरात देखने लगा। फ़ोन? हसीना? अच्छा, ये तुम्हारा नंबर है। और इससे ज़्यादा फारिस गाजी से बर्दाश्त करना मुश्किल था। फ़ोन जुमर के कान से नोचा और अपने कान से लगाया। हसीना, तुम इसी वक्त अपनी नौकरी से फारिग हो। सामान समेटो और अपनी शक्ल गुम करो। मेरे वापस आने तक अगर तुम मुझे नज़र आ गई ना, तो अच्छा नहीं होगा। वो सीले और अकड़ू कान से डपट कर उसने फ़ोन बंद किया। साइलेंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वक्त तुम सिर्फ मुझे सुनो। मोबाइल उसने अपनी जेब में डाल लिया। जुमर समझी उसने वाकई साइलेंट किया है, मगर उसने खामोशी से फ़ोन को ऑफ कर दिया था। क्या सुनूं? वो थोड़ी घुटने पे रखे दिलचस्पी से उसे देखने लगी। नीले पोल के ऊपर झिलमिलाती चांदनी नक्किस होकर फारिस के चेहरे पे पड़ रही थी। इर्द गिर्द टहलते लोगों से बेनियाज वो बस उसको देखेगी। स्वेटर के आस्तीन जरा पीछे चढ़ाए, मुंह में कुछ चबाते हुए वो पानी को देख रहा था। उसके सवाल पे सुनहरी आंखों का रुख उसकी तरफ मुड़ा। मुझे नोट्स मिले थे। सॉरी? तुम्हारी क्लास में जो नोट्स तुमने कॉपी करवा कर दिए थे, वो मुझे मिले थे। मैंने फेंक दिए थे। मुझे तुमसे रिमेडियल क्लास लेने का बहाना दरकार था। जुमर के अब्रू इस्तजाब से उठे, चेहरा घुटनों से उठा लिया। तुम्हें वो सब लेक्चर्स, वो टॉपिक्स समझ आते थे? फिर मैं क्यों घंटा घंटा तुम्हारे साथ खपाती थी? वो बुरा नहीं मानी थी, उसे धक्का सा लगा था। उसने फारिस गाजी को कभी सही नहीं समझा था और उसकी बड़ी वजह वो ट्यूशन थी जो वो उसे देती थी। एक ही टॉपिक बार बार उसको पढ़ाना पड़ता था। मुझे हर चीज़ समझ आती थी सुमर बीबी, सिर्फ आप नहीं समझती थी। आपके वो मुस्कुराया था। वो खफा से चुप हो रही। और वो लड़का जमशेद जिसको आप मेरे साथ टॉपिक समझाने ले आई थी लाइब्रेरी में, बहुत बुरा लगा मुझे। उसका सेल फोन मैंने गायब किया था और उसको ढूंढने वो बेचारा उठ कर गया था, मगर आप समझें वो लापरवाह है, इसलिए वो दोबारा आपने उसको नहीं पढ़ाया। तुम हमेशा से 2 नंबर इंसान थे। और वो बंदा जो आपको हरास कर रहा था और आप मेरे पास आई थी, वो महफूज से उससे बता रहा था और मैंने आपसे वादा किया था कि उससे बात करूँगा। जानती है मैंने क्या किया? जानती हूँ। साबका डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने चेहरा आगे झुकाकर उसकी आंखों में देखकर कहा। फारिस बिल्कुल ठहर गया। तुम उसे अपने किसी टॉर्चर सेल लेकर गए और उसे मारा पीटा, है ना? वो लम्हे भर के लिए लाजवाब हुआ। उसने आपसे कुछ कहा था बाद में? फारिस, तुम्हारे पास क्यों आई थी मैं? अगर उसे सिर्फ बात करनी होती तो मैं खुद कर लेती। मुझसे बेहतर मैनिपुलेटिव टॉक कौन कर सकता है भला? तुमने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी जॉब और तुम्हारी शोहरत कहती थी कि तुम उसकी तबीयत इस तरीके से ठीक कर लोगे जिस तरीके से मैं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि तुम उसको मारो। वो बातों का भूत नहीं था और आबरू उठाकर फातिहाना तायीद चाहिए। वो चंद सानिये को चुप रहा, फिर सर झटका। तुम में और मिसेस करतार में कभी कभी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगता। फिर जैसे कुछ पूछने लगा, मगर इरादा बदल दिया। कम से कम आज की रात नहीं। और बताओ, और क्या कुछ कर चुके हो तुम मेरे इल्म में लाए बगैर? मुस्कुराकर पूछने लगी। फारिस ने घड़ी में वक्त देखा।
पहले चल कर खाना खाते हैं। हारून उबैद का हराम का माल थोड़ा बहुत जहर मार किया था और उठ खड़ा हुआ। वैसे भी हमारे पास अभी बहुत वक्त है, कम से कम आज की रात हम वापस नहीं जा रहे, यहीं रहते हैं इतने महंगे होटल में। उसने गर्दन उठाकर इस्तेजाब से उसे देखा। रोज़ रोज़ थोड़ा ही करता हूँ आप पे इतना खर्चा। मुस्कुराकर उसने हाथ बढ़ाया और पिघलने वाले इनकार नहीं किया करते। वो उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। अब पूल किनारे वो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते। तुम हमेशा मेरे सामने एक मुख्तलिफ रूप में आते हो। पहले तुम मेरे रिश्तेदार थे, फिर स्टूडेंट बने, फिर मेरे मुजरम, फिर एक कागजी इंतकामी रिश्ते का एक पुर्जा, फिर शादी के लिए मेरे पार्टनर बने, फिर एक बेगुनाह इंसान की हैसियत से मेरे सामने खिले और फिर मेरे क्लाइंट बने। अब शोहर बन जाओगे। पता नहीं फिर किस रूप में सामने आओगे, या अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में। हाँ, यही कि तुम्हारे क्लाइंट का तुम्हारी फीस अदा करने का कोई इरादा नहीं है। वो इस सवाल से बचता था, सो मुस्कुराहट दबाकर बोला। तो वो हंस दी, फिर मसनूई खफगी से बोली, नंबर 1, अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम और मैं मुस्तकबिल में साथ रहेंगे या नहीं। मैं मज़ीद कोई प्लानिंग किए बगैर, नफ़ा नुकसान सोचे बगैर इस शादी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मगर नंबर 2, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं, क्योंकि नंबर 3, मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली कोई बात नहीं भूली। और नंबर 4, अभी तक उसकी आंखों में आंखें डालकर एतमाद से बोली, आई हेट यू। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका, आई हेट यू टू। और उसने बहुत वक्त से मुस्कुराहट लबों पे रोकी थी। चांदी में नहाए झिलमिलाते पानी के साथ सब्ज़ार पे वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। और सही कहता था, कुछ लोग वाकई इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। खाने के बाद जब अन्ना ने अपने कमरे में आई तो उसने फ़ोन से मैमूना को कॉल मिलाई। मैमूना उससे 2 साल सीनियर थी, कॉलेज में दोनों साथ थी। किसी काम के सिलसिले में तारुफ हुआ और फिर दोस्ती हो गई। वो हाफ़िज़ कुरान थी और शादीशुदा थी, एक बेटा भी था। मैमूना बाजी, आप मेरी नमाज में केबान बनेंगी कुछ दिन के लिए? मौसम अंदाज में मुद्दा बयान करके उसने पूछा। उन्हें देखो, मैं अव्वल किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन अगर लूँ तो उसे आखिर सांस तक निभाती हूँ। मैं हर रोज़ फजर की अजान के 45 मिनट बाद तुम्हें कॉल करके पूछूंगी कि तुमने नमाज़ पढ़ी या नहीं, और रोज़ रात को तुम्हें मुझे टेक्स्ट करके बताना होगा कि आज तुमने 5 में से कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। जिस दिन तुम कोताही करोगी मैं तुमसे वजाहत मांगूंगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। मैमूना वैसे ही एक रिजर्व्ड सा रिश्ता रखती थी उसके साथ, अब तो मज़ीद लिहाज आ गया। वो जल्दी से बोली, इंशाअल्लाह मैं सुबह उठ जाऊँगी। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुनैन यूसुफ को समझ आया था कि बच्चे को नमाज़ पढ़ाने के लिए माँ बाप को उन पर सख्ती क्यों करनी चाहिए, आदतें डालने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ताला, हमेशा मैंने अलार्म क्लॉक पे भरोसा किया है, मगर आज नहीं। कल सुबह आप मुझे उठाएंगे, मुझे नहीं पता कैसे, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे उठाएंगे हर हाल में। उनसे दूर कोलंबो की उस बर्फ रात में तेज़ी से भागता टुक टुक पिलाकर एक जगह रुका, और वो दोनों कुछ कहे बिना उतरे, और फिर जहाँ पावर चलता गया वो उसके साथ खींचा चला आया। सड़क पार करते वो दफातन रुका, सर को झटका, गले पे हाथ रखा। पावर ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? यूं ही मुंह का जायका अजीब सा हो रहा है, शायद गला खराब है। उलझन से सर झटकता वो आगे बढ़ गया। सड़क के किनारे से उन्होंने एक और टुक टुक रोका, और यूं तकरीबन 3 सवारियां बदलकर वो दोनों इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुके। अंदर सीढ़ियां चढ़ते सादी ने पूछा था, तो इस इमारत में है तुम्हारा खुफिया फ्लैट, जिसके बारे में बारदार्स नहीं जानते? मेरे पास ऐसी कई खुफिया जगह हैं। वो माथे पे बल लिए खड़े खुरदरे लहजे में बताते सीने चढ़ने लगा। फ्लैट मामूली और सस्ता सा था। सादी गर्दन इधर उधर घुमाता तायराना नज़ारों से जायज़ा लेता अंदर दाखिल हुआ। बैग सोफे पे धरा, हावर सीधा अंदरूनी कमरे में चला गया। साथी चौखट पे आया तो देखा हावर का पट हटाकर नीचे ज़मीन पे झुका हुआ था और फर्श के अंदर बने ट्रैप डोर से एक बॉक्स निकाल रहा था। साथी आगे आया। वो एक धाती बॉक्स था। ऐसे बॉक्स को गो बॉक्स कहते हैं। उसमें हावर के नाम के 3 पासपोर्ट थे, पिस्तौल था और रकम की गड्डियाँ थी। इमरजेंसी में भागते वक्त का सारा सामान गो बॉक्स में मौजूद था। अब हमारे पास पैसे भी हैं और प्लान भी। अब साथी हमें
फेज़ 2 पे अमल करना है। वो नोट निकाल कर बाहर रखते हुए कह रहा था, यानी कि हमने तुम्हारा नाम क्लियर करवाना है, हाशिम के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करना है। जानता हूँ। वो कंधे उचकाकर मुड़ा, फिर दरवाजे की चौखट पकड़कर रुका। हल्का सा दूरा हुआ। खबर ने फिर से चौखट पे चौंक कर उसे देखा। मसला क्या है? मैं ठीक हूँ, शायद कुछ गलत खा लिया था। वो सर को फिर से नफे में झटकता बाहर लाउंज में चला गया। ज़रा देर गुजरी तो खावर को उसके खांसने की आवाज़ आई। वो तेज़ी से उठा और बाहर को लपका। किचन सिंक पे झुका। वो कराहता हुआ क्या कर रहा था? क्या खाया था तुमने? खावर तशवीश से कहता उसके सर पे आ पहुंचा। वो दौड़ा हुआ, ढाल सा चेहरा झुकाए मजीद कह के लिए मुंह खोले हुए था। नकाहत से कराह पी रहा था। मैरी ने शायद खाने में कुछ मिलाया था। ठहर, शायद कोई दवा रखी हो। तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, कहकर वो दूसरी तरफ लपका और कैबिनेट खोली। दफातन खावर ठहरा, मगर 1 मिनट, हमने तो उस खाने को चखा भी नहीं था। वो चौंक कर पलटने लगा था कि उसके सर की पुष्ट पे जोर से कोई भारी चीज़ आकर लगी थी। खबर बेइख्तियार आगे को लुढ़क गया, मगर फिर हाथ सैले पैर के संभलता चाहा, लेकिन साथी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और मखसूस रग को दबाता गया। खबर ने पूरी कुव्वत से मज़ाहमत करनी चाहिए। हाथ पैर मारे, स्लेब से शीशे के गिलास गिरकर टूट गए, मगर उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और गर्दन ढलक गई। ऑफ कोर्स, हमने वो खाना नहीं खाया था। उसको कंधों से थामे ज़मीन पे एहतियात से लटाते हुए हशाश बशाश सा साथी बोला था, तुम्हें बरवक्त याद आ गया, मगर बहुत सी बातें तुम भूल गए कर्नल खावर। उसके सर पे खड़े वो पुरतपिश निगाहों से उसके बेहोश वजूद को देखकर कह रहा था, यही कि अपने दुश्मन को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाते। तुम और मैं दुश्मन थे और हैं और रहेंगे। तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरे वादे पे एतबार किया। नहीं करना चाहिए था। मैं वो सच्चा ईमानदार सादी यूसुफ नहीं रहा जो वादे से नहीं फिरेगा। कुमार की मौत के साथ वो खो गया है। तुम्हारा नाम क्लियर करवाने का इरादा न मेरा कल था न आज है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है क्योंकि सिर्फ तुम इस जेल को तोड़ने में मेरी मदद कर सकते थे, और वो तुमने कर दी। थैंक्स बट नो थैंक्स, कहकर वो अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। और जब बाहर आया तो कंधे पे बैग में खावर की तमाम रकम और असला रखा था। उसका एक पासपोर्ट भी वो ले आया था, बाकी छोड़ आया था। एक नज़र उसने किचन में बेसुध गिरे खावर पे डाली और फिर वो पी कैप उठाई जो कॉर्नर्स पे धरी थी, और उसे पहनते हुए वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से बंद करना वो बिल्कुल नहीं भूला था। तेज़ तेज़ सीने उतरकर वो इमारत से बाहर निकल आया और अब पूरे चांद की इस यकबस्ता रात में अंधेरी सड़क पे अपना पी कैप वाला सर झुकाए, जेबों में हाथ डाले, कंधे पे बैग लटकाए वो दूर चलता जा रहा था। बिलाखिर वो आज़ाद था।